आज का पहला वर्ड बेटा, बच्चों ध्यान से सुना, आज का बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, फर्स्ट वर्ड है पैरामाउंट। मैं रिपीट करूंगा बेटा, पैरामाउंट जो कि आज का फर्स्ट वर्ड है, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। सबसे पहले हमेशा की तरह वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच समझिए। पैरामाउंट अपने आप में एक एडजेक्टिव को दिखाता है, मतलब पहचान करवाने वाला शब्द है। कैसा वर्ड है बेटा? अगर किसी भी चीज को आप पैरामाउंट कह दोगे तो वो चीज आपको बड़ी इंपॉर्टेंट नजर आएगी। एक वर्ड जो आपने खूब बोला है, आता भी है, समझ भी लेते हो, वो वर्ड है आपका इंपॉर्टेंट। यहां पे तो नहीं है, मैं लिख देता हूं इंपॉर्टेंट। अब मैं आपसे पूछूं बेटा कि आपको इंपॉर्टेंट का मतलब पता है, तो आप सब कहेंगे हाँ हाँ, इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण होता है। पर बच्चों इंपॉर्टेंट की तरह और भी तो वर्ड ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण होने को दिखाते हैं, जैसे कि पैरामाउंट। अब सिनोनिम्स के साथ समझ के देखिए बेटा। पहला वर्ड हमारे पास आता है सुप्रीम। पहले एग्जाम्पल समझते हैं बेटा। एवरीवन मतलब हर एक व्यक्ति, अग्रीज सहमत है क्या, कि दैट एजुकेशन इज द पैरामाउंट इशू। इशू मीन्स मुद्दा, यानी कि हर व्यक्ति इस बात से सहमत है कि शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, मुद्दा है। तो किसी भी चीज को अगर हम महत्वपूर्ण कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं, तो वहां इंग्लिश में हम पैरामाउंट जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं। अब ऐसे और शब्द देखे जो महत्वपूर्ण होने को दिखाते हैं। अगला वर्ड हमारे पास जो आ रहा है वो सुप्रीम है। सुप्रीम का मतलब तो सबसे ऊपर, सबसे श्रेष्ठ, सबसे मेन, सबसे मुख्य है। जैसे हमने कहा सुप्रीम कोर्ट। अब सोचो कोर्ट के पहले वो सुप्रीम वर्ड हम क्यों बोलते हैं, ये बताने के लिए कोर्ट सबसे बड़ी है, सबसे मेन है, सबसे विशेष है। और देखिए बेटा, चीफ, जैसे आर्मी में भी चीफ होते हैं, कंपनीज में भी चीफ होते हैं, ऐसे ही जो कोई भी चीज चीफ होगी तो सबसे मेन है। जैसे मैंने देखो एक वर्ड बोला सोनिया बेटा, चीफ एक्सपोर्ट। इसका मतलब क्या है? बहुत सारी चीजें हम भेज रहे हैं, पर हमने किसी एक्सपोर्ट को चीफ एक्सपोर्ट कहा, तो सबसे मेन, सबसे मुख्य एक्सपोर्ट वो है। तो हमने कहा ये भारत का चीफ एक्सपोर्ट है, इसका मतलब इंडिया सबसे ज्यादा यही चीज बाहर भेजता है। चीफ का मतलब सबसे मेन, सबसे मुख्य, सबसे अहम। और आइए बेटा, नेक्स्ट वर्ड आता है वाइटल। वाइटल का मतलब महत्वपूर्ण होता है। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, ये एक अहम भूमिका निभाता है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, ये बहुत अहम भूमिका निभाता है। इसी को देखो मैंने कैसे बोला, इट प्लेज अ वाइटल रोल। इट प्लेज अ वाइटल रोल, ये बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो यहां पर मैंने कहा अहम भूमिका निभाता है, बहुत मेन भूमिका निभाता है, तो उसे हम इंग्लिश में वाइटल कह रहे हैं। इसी तरीके से हमारे पास टॉप शब्द आता है। तो टॉप का मतलब कब सबसे होता है, सबसे मेन, सबसे मुख्य। जैसे हमने कहा टॉप फैकल्टीज, ये हमारे इंस्टीट्यूशन की टॉप फैकल्टीज हैं, इसका मतलब ये हमारे इंस्टीट्यूशन की सबसे अच्छी फैकल्टीज हैं। तो सबसे अच्छा, सबसे मेन, सबसे मुख्य, वो टॉप होता है। ऐसी चीजें जो बहुत आम होती हैं, कोई खास नहीं है, उन्हें इंग्लिश में हम ऑर्डिनरी कहते हैं। ऑर्डिनरी, जैसे ऑर्डिनरी पीपल, आम लोग, जो कुछ विशेष नहीं है, कुछ खास नहीं है, ऐसे लोगों को हमने ऑर्डिनरी कहा। तो ऑर्डिनरी चीजें कैसी होंगी बेटा, जो आम है, बहुत मतलब खास, कोई विशेष उसमें से कुछ है नहीं ऐसा, तो उसे हम ऑर्डिनरी कहते हैं। बेटे ये वर्ड आपका मिस हो गया है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। जो आपकी वोकैब है ना, इस वोकैब को हम सोशल मीडिया पे, यूट्यूब के ऊपर भी डालते हैं, तो वहां से भी आप इसका रिकैप लगा सकते हैं। ठीक है बेटा। तो पहले लेसन के जो वर्ड आपके मिस हो गए बेटा, वो ऑलरेडी इंग्लिश बाय प्रदीप सर करके जो यूट्यूब पे चैनल है हमारा, केवल वोकैब वोकैब वहां पर डलती है, तो आप उस वोकैब को वहां से एक बार पढ़ के रिवाइज कर सकते हैं। कभी भी आपको अपनी वोकैब रिवाइज करनी है तो क्लास वाइज सब डली हुई है वहां पर, तो आप उसको देख लेना बेटा। ठीक है। आज का ये वर्ड हमने पढ़ा बेटा पैरामाउंट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास जो आ रहा है, अगला वर्ड ध्यान से देखें बेटा। चलो, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास पॉन्डर। क्या होता है पॉन्डर बेटा?
आपसे मैं पूछूं कि आपने थिंक वर्ड सुना है, तो आप कहेंगे हाँ मैंने सुना है। थिंक का मतलब सोचना होता है। बेटा मैं ग्रामर की दो बातें यहां पे आपको समझाता हूं, पहले थिंक वाली वर्ब को लेके सुनना बड़े ध्यान से। पहला सेंटेंस देखिए, आई एम थिंकिंग ऑफ माई करियर। मैं अपने भविष्य के बारे में सोच रहा हूं। अब ध्यान से देखिए मैंने इसमें क्या कहा, आई एम थिंकिंग ऑफ माई करियर। अनु, यहां पर बेटा आपको एक बात फील हो रही है, इस ऑफ का मतलब समझ में आ रहा है? आ रहा है बेटा समझ में? आप में से किसी बच्चे को बता पाएंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन सोचो, क्या ये ऑफ जो आप देख रहे हो बोर्ड पे समझ में आ रहा है? अब सोचो अगर मैं इसी ऑफ की जगह पावन यहां पे बेटे अबाउट लगाता, तो शायद आपको सोचने में थोड़ी सी आसानी होती। अब देखो, आई एम थिंकिंग अबाउट माई करियर, तो जैसे मैं यहां पे अबाउट बोलूंगा तो आपके मन में क्या आएगा? के बारे में। मैं अपने करियर के बारे में सोच रहा हूं। ऐसे ही आता है ना बेटा? तो जैसे थिंक के बाद अबाउट लगा के हम कहते हैं के बारे में, सेम इसी तरीके से थिंक के बाद ऑफ लगाकर भी वही मीनिंग आता है। तो बेटा या तो बोलो आई एम थिंकिंग अबाउट, या फिर बोलो आई एम थिंकिंग ऑफ। अबाउट ऑफ दोनों थिंक के साथ चल सकते हैं। इन्हें हम कहते हैं प्रेपोजिशंस। कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशंस हैं जो एक वर्ड के साथ आती आती हैं। तो थिंक के बाद ऑफ लगाओ या अबाउट लगाओ, मीनिंग सेम होने वाला है। और मतलब क्या निकल के आएगा? के बारे में। अब मैं यहां से मनन ग्रामर की बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा, ध्यान से देखना बेटा। आई एम थिंकिंग, ध्यान से देखना है बेटा, आई एम थिंकिंग दैट इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। आई एम थिंकिंग दैट इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। अब आप लोगों से मैं कहता हूं कि आप दोनों सेंटेंस में थिंक वाली वर्ब की मीनिंग को समझ के देखो, पहले वाले में भी और दूसरे वाले में भी। एक फर्क तो आपको देखने को मिलेगा। जब पहले वाले सेंटेंस में देखोगे बेटा, तो यहां पे थिंक का मतलब आपको निकालना चाहिए सोचना, मतलब मैं सोच रहा हूं। पर बच्चों, जो ये थिंक वर्ड आपने पढ़ा है, इसका एक और मतलब होता है मानना। ऐसा मैं मानता हूं, ये मेरी सोच है, मुझे लगता है ऐसा। बेटे यह अनु ध्यान से सुना बेटे, तीन बातें मैंने जो बोली तीनों ध्यान से सुना बेटा। बहुत सारे संदेश में क्या होगा बेटा, थिंक से एक संदेश लिखा मिलेगा और वहां पे क्या फील होगा? ये मेरी सोच है, ऐसा मैं मानता हूं, ऐसा मुझे लगता है। इसे कहते हैं आदमी की ओपिनियन, राय। मेरी राय क्या कहती है, मेरी सोच क्या कहती है कि इंडिया एक महान देश है, इट्स अ ग्रेट कंट्री। अब आप सोचोगे बताना क्या चाह रहा हूं, ग्रामर का इतना सॉलिड पॉइंट जो ध्यान रखना है बेटा, किसी भी व्यक्ति की जब हम ओपिनियन दिखाते हैं, सोच दिखाते हैं, तो वहां पे या तो थिंक, या फिर कंसिडर, या फिर ओपाइन, या फिर बिलीव। ये तो सबसे ज्यादा यूज होने वाले चार वर्ड है। याद क्या रखना है बेटा, किसी भी व्यक्ति की ओपिनियन हमेशा परमानेंट होती है। ऐसा मुझे लगता है, अभी नहीं लग रहा, हमेशा ही लगता है। और यही वो ग्रामर है जो याद रखनी, कि जब जब हमें अपनी ओपिनियन किसी भी व्यक्ति को दिखानी है, उसमें हम आईएनजी लगा के काम को चलता हुआ नहीं दिखा सकते बेटा, नहीं दिखा सकते। तो किसी से बात करते वक्त ये कहना पड़े, ऐसा मुझे ऐसा मुझे लगता है, ये मेरी सोच है, ऐसा मैं मानता हूं। किसी को भी इंग्लिश में अगर ये बोलो आप, तो ऐसे मत बोलो आई एम बिलीविंग दैट, आई एम ओपाइनिंग दैट, आई एम थिंकिंग दैट, आई एम कंसिडरिंग दैट। नो, ऑलवेज से आई बिलीव दैट, आई थिंक दैट, आई ओपाइन दैट, आई कंसिडर दैट। बहुत सॉलिड कंसेप्ट है बेटा। किसी भी व्यक्ति को अपनी राय दिखाने तो आईएनजी वाली वर्ब से कभी नहीं दिखाना, कभी नहीं कहना आई एम थिंकिंग, ऑलवेज से आई थिंक दैट। हाँ मैं सोच रहा हूं, मैंने कभी बताना, बोले रुक जा यार, आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूं। तो वहां सोचने में थिंकिंग हो जाएगा। अब कहोगे पता कैसे चलेगा सर पढ़ के? बेटा देखो ना, आप दोनों सेंटेंस को पढ़ लो,
अब बताओ यहाँ पे आई एम थिंकिंग ऑफ या अबाउट माई करियर, बताओ इसमें मेरी राय कहाँ है? कहीं आप लोगों को मेरी क्या सोच है पता चल रहा है? पर यहां देखो, आई थिंक दैट, जैसे मैंने यहां पे लिखा आई थिंक दैट इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, तो आपको पता चला मैं क्या मानता हूं, क्या सोचता हूं, भारत को लेके क्या सोच रहा हूं कि भारत एक महान देश है। तो यहां तो बेटा आपका सेंटेंस अपने आप ही बता देगा स्टेटमेंट पढ़ के कि यहाँ पे सोचना है या मानना है या सोच है किसी व्यक्ति की। याद रखोगे, पता चला क्या याद रखना है? बताओ क्या याद रखना है कि जब थिंक का मतलब किसी व्यक्ति की ओपिनियन होती है तो उसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं होता। वो कैब में थोड़ा डीप चलते हैं। तो बच्चों, किसी भी चीज के बारे में सोचने को हम इंग्लिश में थिंक कहते हैं। किसी भी चीज को लेकर आपकी क्या राय है, क्या विचार है, उसको भी थिंक कहते हैं। कंसीडर मैंने अभी अभी बोर्ड पे लिखा बेटा। अब बहुत गहनता से जब चीजों के बारे में सोचते हैं, आपने कभी देखा है आदमी क्या होता है, बहुत सीरियस होके सोचता रहता है, सोचता रहता है, बैठा रहता है, दिमाग में चल रहा है, सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है। तो कई बार हम पूछते भी ना, क्या सोच रहे हो, इतनी गंभीरता से क्या सोच रहे हो? तो जब बेटा हम सीरियस होके किसी चीज के बारे में गंभीरता से सोचते हैं, तो इनका भी स्ट्रॉन्ग वर्ड है, कंटम्पलेट, म्यूज, पॉन्डर। ये तीन वर्ड, पॉन्डर, कंटम्पलेट, म्यूज, ऐसे गंभीरता से सोचना, बहुत सीरियस होके किसी चीज के बारे में सोचना, वहां पे ये वर्ड आता है बेटा, क्या? कंटम्पलेट, म्यूज एंड पॉन्डर। जब हम चीजों को ऐसे ही छोड़ के कर देते हैं तो हम उसको ओवरलुक करते हैं, इग्नोर करते हैं, कोई खास ध्यान नहीं दे रहे उसके बारे में, कुछ खास विचार नहीं चल रहे मन में, बस ऐसे ही। बेटा प्लीज बताओ, क्लियर और नॉट? सब कुछ समझ में आया बेटा? ये वाला कंसेप्ट भी ऑनलाइन ऑफलाइन? शाबाश। अब आगे की तरफ। हाँ जी बेटा, जैसे आई एम कंटम्पलेटिंग दैट, मतलब मैं गहनता से सोच रहा हूं, फिर वो बता देंगे क्या, व्हाट आई नीड टू डू नेक्स्ट, मुझे आगे क्या करना है। बेटा अगला वर्ड हम पढ़ेंगे, बढ़िया से नोट्स बनाना, किताब है तो मार्क कर लेना बेटा, ठीक है? कल क्लास में बेटा, कल क्लास में हम वोकैब की नई चीज शुरू करें। जैसे हम 3 दिन पढ़ेंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, एक दिन पढ़ेंगे हम इडियम्स एंड फ्रेजेस, और एक दिन पढ़ेंगे बेटा हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो कल हम पढ़ेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस, दे आर हाईली इंपॉर्टेंट बेटा, वो आपको आने ही चाहिए, मजा आएगा उसमें भी, बहुत पढ़ेंगे उसमें, दम लगाएंगे। जी बेटा ध्यान दो। टावरिंग, सर हमेशा की तरह अगले वर्ड को जो पढ़ेंगे तो पहले उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझते हैं। टावरिंग एडजेक्टिव होता है, क्या मतलब होता है? ऐसी चीजें जो हाइट में बहुत ऊंची ऊंची हैं, याद करना आसान है। जैसे टावर लगे होते हैं, तो आपने देखा हो टावर बड़े बड़े होते हैं, ऐसे ऊंचे ऊंचे। तो हर वो चीज जो हाइट में बहुत ऊंची है, लंबी है, ऐसी चीजों को हम टावरिंग कहते हैं। आपका ये नीचे का एग्जाम्पल बहुत आसान कर देगा इस बात को। देखिए क्या कह रहे हैं, अ टावरिंग बिल्डिंग। तो बिल्डिंग के पहले टावरिंग वर्ड बिल्डिंग की पहचान करवा रहा है, तभी इसको हमने एडजेक्टिव कहा। कैसी बिल्डिंग है? बहुत ऊंची इमारत है। तो जो चीजें ऊंचा है, विशाल है, बहुत बड़ा है, उसे इंग्लिश में टावरिंग कहते हैं। यहां आपको पहला वर्ड ध्यान से सुनना है, ह्यूज। अब सोचते हैं हिंदी में कि ह्यूज का मतलब बड़ा होता है, पर सोचो आपकी कोई बिल्डिंग ऐसे ऊंची जाती हुई दिखाई दे रही है और आप उसे कह रहे हैं ह्यूज बिल्डिंग, तो आप बहुत बड़ी गलती में है। क्योंकि जो चीजें ह्यूज होती हैं उसका मतलब ये नहीं कि वो चीजें ऊंची हैं, बल्कि ह्यूज का मतलब है ऐसी चीजें जो दूर दूर तक फैली हुई हैं। जैसे हमारे रोहतक में एमडीयू जो हमारी है, ये यूनिवर्सिटी जो हमारी है, इसके कैंपस को देखिए कहाँ से शुरू होता है और कहाँ जाके खत्म होता है। तुम कह सकते हैं एमडीयू का जो कैंपस है वो बहुत बड़ा है। तो जब कोई चीजें दूर दूर तक फैली होती हैं, उसे आप इंग्लिश में ह्यूज बोलिए। तो मैंने बोला एमडीयू हैज अ ह्यूज कैंपस, यानी कि बहुत बड़ा कैंपस है। तो दूर दूर तक फैली चीजों को बेटा ह्यूज कहते हैं। एक और बात ध्यान देना, ह्यूज का मतलब एक और होता है जो बहुत रेयर लोगों को पता होता है, वो है बेटा
इंपॉर्टेंट। ह्यूज का मतलब इंपॉर्टेंट भी होता है। एक एग्जाम में मैंने देखा ह्यूज के सिनोनिम पूछा गया और उसमें वहां पे नीचे इंपॉर्टेंट वर्ड दिया। मैं तो खुश हुआ, मैंने कहा ये बात बच्चे बहुत गलती करके आएंगे, सोचेंगे ह्यूज का मतलब तो बड़ा होता है, विशाल होता है, इंपॉर्टेंट तो कोई नहीं सोचेगा। पर बच्चों पता होना चाहिए ह्यूज का एक और मतलब होता है इंपॉर्टेंट। इट्स अ ह्यूज टॉपिक, मीन्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने के सेंस में हम ह्यूज वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, ये बात हमेशा याद रखना बेटा। एवरीबडी यस नो। एक और ध्यान से देखिए बेटा, जाइगेंटिक। जाइगेंटिक क्या होता है? विशालकाय। जैसे हमारे जो माउंटेन्स होते हैं, अब हमारे हिमालयाज को देखो, कहां से शुरू होते हैं कहां तक जाते हैं, बड़े विशालकाय ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। तुम कह सकते हैं दे आर जाइगेंटिक माउंटेन्स। जाइगेंटिक का मतलब विशालकाय, बहुत बड़ा। और देखिए बेटा, लॉफ्टी, मैं यहां पे फिर से बोलता हूं, लॉफ्टी हिमालयाज। तो हिमालयाज कैसे हैं? ऊंचे ऊंचे, बड़े बड़े। तो जो चीजें ऊंची ऊंची हैं, बड़ी बड़ी हैं, उनको हम लॉफ्टी कहते हैं। बेटा हाई वॉल्स, यानी कि दीवारें कैसी हैं? ऊंची हैं, हाई वॉल्स। तो हाई का मतलब भी बड़ा। टॉल का मतलब तो सबको पता है, इज अ टॉल बॉय, लंबा लड़का है। टॉल का मतलब लंबे होने से है। कितने शानदार वर्ड थे। वहीं पर छोटे होने को इंग्लिश में हम शॉर्ट कहते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। कितने बढ़िया वर्ड थे सारे के सारे। बेटा ये वर्ड सबको क्लियर हुआ? टावरिंग, ह्यूज। क्या फर्क याद रहेगा टावरिंग और ह्यूज के बीच में? बताओ बताओ बताओ। जब कोई चीज दूर दूर तक फैली हुई है वो टावरिंग है या ह्यूज है? और कोई बिल्डिंग ऐसे ऊपर जा रही है तो वो ह्यूज है, टावरिंग है? दूर दूर तक जो फैले हैं, बड़े लेवल पर फैले, उसको ह्यूज कहते हैं। एक और याद रखना बेटा, ह्यूज के लिए अगला वर्ड जो हम यूज कर सकते हैं यहीं पे फैले होने में, एक्सटेंसिव। ये वर्ड याद रखना बेटा, एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का मतलब भी दूर दूर तक फैले हुए, बड़े। जैसे मैंने कहा एक्सटेंसिव पार्क्स, तो पार्क्स कैसे हैं? जो दूर दूर तक फैले हुए हैं, बड़े, विशालकाय। एक नया वर्ड बता रहा हूं, एक्सटेंसिव। अलग से अपनी किताब में लिख के याद करें, ठीक है बेटा? पक्का पक्का? गुड़िया नींद तो नहीं आ गई? बेटे वोकैब को है ना, सब बच्चे ना बहुत पसंद करो। शुरू शुरू में तो बड़ा अजीब लगेगा बेटा वोकैब, पर जब याद होने लगेंगे ना बेटा तो इंटरेस्ट बहुत आएगा। जिस दिन आप इसका इंपॉर्टेंस लिखेगा ना आपको लाइफ में, उस दिन पता करेगा यार वोकैब तो बहुत जरूरी थे। रैंक तो वोकैब से निकलेगी बेटा इंग्लिश में। आगे की तरफ आइए, नेक्स्ट। बेटा अगला हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं जिसको हम बोलेंगे एलिजेंस, यानी कि निष्ठा भाव। हाँ सर, मैंने बोला तो था उसको और उनको कल। चलो नेक्स्ट पर बेटा, एलिजियंस। एलिजियंस का पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ लो बेटा। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच कहता है नाउन। हिंदी से समझेंगे तो निष्ठा, वफादारी, ये हिंदी में आपने बहुत कॉमनली वर्ड सुने होंगे बोलते हुए। क्या होता है वफादारी, निष्ठा? जब किसी भी चीज को लेके आपके मन में एक समर्पण है, वो निष्ठा भाव होता है, उसे आप और मैं इंग्लिश में एलिजियंस कहते हैं। मैं एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, जो सोल्जर्स हैं उनकी बात करें, मस्ट स्वे, ये कसम उठाना होता है। तो आपने देखा होगा जो सोल्जर्स होते हैं उनको कसम दिलवाई जाती है, क्या? कि वो हमेशा एलिजेंस रखेंगे टू द क्राउन और द किंग। वो हमेशा राजा के प्रति क्या करेंगे? अपना निष्ठा भाव रखेंगे, उनके लिए एक समर्पण रखेंगे। तो किसी के लिए जो समर्पण है, निष्ठा भाव है, उसे हम इंग्लिश में एलिजेंस कहते हैं। सर आपने देखा होगा जो पॉलिटिशियंस होते हैं उन नेताओं को भी कसम दिलवाई जाती है, और वो कसम उठा के कहते हैं कि मैं हमेशा अपने देश के प्रति निष्ठावान रहूंगा। तो वो कसम जो होती है उसको लेना होता है स्वयं, और निष्ठा भाव, समर्पण, वफादारी की जो फीलिंग होती है उसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिजेंस। अब ऐसे और वर्ड देखे जो वफादारी को दिखाते हैं, जैसे लॉयल्टी। कहां से निकला है? लॉयल से निकला है। अगर कोई व्यक्ति आपके लिए लॉयल है तो वफादार है।
और वहीं से निकल गया लॉयल्टी। और देखिए बेटा, रिस्पेक्ट, सम्मान, इज्जत, फेथफुलनेस। सर फेथफुल का मतलब वफादार होता है, कल भी पढ़ाया था। फेथफुलनेस का मतलब वफादारी होती है। वहीं पर बेईमान को डिसऑनेस्ट कहते हैं। ऐसे लोग जो बेईमान होते हैं उनको डिसऑनेस्ट कहते हैं, और ईमानदार को ऑनेस्ट कहते हैं। वो कैब में हमेशा पढ़ाया है कि किसी भी वर्ड में डिस लगा तो नॉट की फीलिंग आ जाएगी। ईमानदार होने पर ऑनेस्ट, और नहीं है तो डिसऑनेस्ट। वहीं से एक वर्ड निकल गया बेटा बेईमानी, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं डिसऑनेस्टी। बताओ बेटा, वर्ड समझ में आया नहीं आया? तो बेईमानी को क्या बोलते हैं? डिसऑनेस्टी। आज के नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं बेटा। अगला वर्ड ध्यान से देखना, ये आखिरी वर्ड होगा आज का, अलायंस। ये तो आजकल आप पॉलिटिकल, नेक्स्ट वर्ड जो आ रहा है अलायंस, ये तो आप पॉलिटिकल पार्टीज में नॉर्मली देखते ही देखते हो। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर लड़ती हैं, है ना। बिहार में भी देखेंगे तो दो बड़े बड़े अलायंस हैं जो इस समय इलेक्शन को लड़ रहे हैं। तो अलायंस का मतलब क्या होता है? किसी एक पर्टिकुलर समय या पर्पस के लिए इकट्ठे मिलकर कोई काम करना, वो अलायंस होता है। अब ऐसे और भी वर्ड है बेटा जहां पर सब मिलते हैं, जैसे कॉलिशन। एक वर्ड बोलते हैं कॉलिशन की गवर्नमेंट है, जहां पर जो सरकार होती है वो एक अकेले पे निर्भर नहीं है, बल्कि वो मिली जुली सरकार है। जहां पे अलग अलग ग्रुप ने मिलकर एक सरकार बनाई है, उसे कॉलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। आगे की तरफ आइए, अकॉर्ड। बेटा आप लोगों को एक वर्ड तो बहुत अच्छे से आता है, एग्री, सहमत होने पर। जब हम किसी भी चीज से सहमत होते हैं तो अग्री वर्ड लगाते हैं। जैसे मैंने कहा मैं आपकी बात से सहमत हूं, आई एग्री विद यू। पर बेटा सहमत होने पर एक और वर्ड आता है अकॉर्ड, जैसे आई अकॉर्ड विद यू, मैं आपसे सहमत हूं। अकॉर्ड एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है। अगर ये वर्ब है तो उसका मतलब किसी से सहमत होना होता है। आज से कभी भी कहना पड़े मैं आपसे सहमत हूं, तो या तो बोलो आई एग्री विद यू, या फिर इंग्लिश में बोलो आई अकॉर्ड विद यू। मैं इस विचार से सहमत हूं। विचार को इंग्लिश में कहते हैं नोशन। विचार को क्या बोलते हैं बेटा? नोशन। आई अग्री विद दिस नोशन, या फिर आई अकॉर्ड विद दिस नोशन। अग्री होना, सहमत होना होता है बेटा। बेटा दिव्या, लॉफ्टी का मतलब विशाल का है, बहुत बड़ा। एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? सब ध्यान से सुने। एसोसिएशन का मतलब होता है एक ग्रुप। आपने देखा होगा वर्कर्स का भी एसोसिएशन होता है। कोर्ट में चले जाओ तो जो आपके लॉयर्स होते हैं उनका भी अपना एक एसोसिएशन होता है, जहां पे ग्रुप आता है। आपने देखा हो गेम्स के अंदर, कंट्रीज के अंदर एक लीग होता है, वो देशों का समूह होता है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए जब वो इकट्ठे होते हैं। तो कंट्रीज का भी लीग होता है, ऐसे गेम्स में भी होता है, जैसे फुटबॉल लीग खेला जाता है ना। और ऐसे आईपीएल भी एक लीग है, जहां पे अलग अलग टीम्स का एक ग्रुप बना दिया गया है जो मिलकर कोई गेम खेलते हैं। वहीं पर अलग अलग होने पर सेपरेशन वर्ड आता है। कहां से निकला है? सबको पता है, सेपरेट से निकला है। ग्रामर की एक बहुत, वोकैब की एक बहुत प्यारी बात, हर वो वर्ड जिसमें हम शन जोड़ दें, हर वो वर्ड जिसमें हम शन जोड़ दें, ऐसे सभी शब्द अपने आप में नाउन बन जाते हैं, नाउन बन जाते हैं। जैसे एसोसिएट, एसोसिएशन, सेपरेट, सेपरेशन। ये ऐसे करके दिखाया बेटे। एवरीबॉडी ऑनलाइन ऑफलाइन वर्ड क्लियर हुआ? सच्ची बताओ। थैंक यू।